वही फटी डेनिम की जीन्स, वही बाल जो अमेरिकन फैशनेबल झल्ले मुल्ले। अब पर्दा प्रथा नहीं थी। फिर कहते हैं हिंदू समाज तो स्त्रियों के विरोध में रहा है। किसकी मजबूरी से उठा ले जाते थे आप लड़कियों को? सूर्य नमस्कार नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। एक मंदिर यहाँ ना बचेगा इस्लामीकरण का, खुला एजेंडा है। एक हिंदू नहीं बचेगा अगर कन्वर्ट नहीं होता। एक मूर्ति नहीं मिलेगी। पहले भी लाखों मंदिर खंडित कर चुके हैं। मैं उन्हें नरेंद्र भाई कह के बुलाती थी। इसके पीछे पूरा इंटरनेशनल गेम प्लान था। 2013 में मैं तंग आ गई थी इनका तीसरा सेटलवाड, हर्ष मंदिर, जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ कितने धूर्त है। जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है डे बाय डे की मोदी ने जितनी सपोर्ट मुसलमानों की अभी तो उसको कहते हैं ना मौलाना मोदी, ये तुष्टिकरण नहीं तृप्तिकरण कर रहा है। मतलब मैं मोदी जी की बहन बनूं कि दादी बनूं? बचपन में हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया स्कूल में, वो धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है जैसे या तो गलत पढ़ाया गया है या फिर अधूरा पढ़ाया गया है। और जो सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए थी, जो सामाजिक ज्ञान हमारे अंदर स्कूल वालों को डालना चाहिए था, वो नहीं डाला। मसलन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, पिता दादा का नाम तो आपको पता होगा, लेकिन उससे पहले पूर्वजों में और पीछे चले जाइए, कितनी वंशावली आपको याद है, कितने नाम आपको याद है, कितने नाम आपको पता है? जब शादी ब्याह होता है उसमें पंडित जी पूछ लें दादाजी का नाम या उससे एक और पीढ़ी, तो हम लोग बगले झांकने लगते हैं, अपने पिताजी को देखने लग जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप जुड़े कुछ ऐसे लोगों से जो इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग कौन हैं? आज ऐसे लोगों से ही आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अब ये जो चेहरा है मधु किश्वर जी का, जाना पहचाना है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखने वाली, हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाली मैम, आप एक बहुत स्पेशल कदम उठा रही हैं, एक अच्छी पहल कर रही हैं। जितना मुझे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से समझ में आया, मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप अपने शब्दों में बताइए ये पहल क्या है और कैसे हमारे, मुझे कहना चाहिए, इतिहास या हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ सकती है। क्या बेसिकली पहल क्या है? ये पहल ये है कि मैं जब देखती हूँ समाज में ही नहीं, मेरे खुद के परिवार में जो मौजूदा पीढ़ी है, मेरे नीसेस या नेफ्यूज या मेरे कजन्स भी, कोई लेन देन नहीं है अपने इतिहास से। जैसा आपने अभी कहा ना कि कोई दादा के आगे का नाम पूछे, जैसे श्राद्ध के दिनों में कायदे से 3 पीढ़ियों का रखना पड़ता है, बिल्कुल उनका रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं। और इतना ये सब उस देश में हो जिसमें हजारों वर्षों तक अपनी वंशावली को मेंटेन करने का काम हर जाति समूह करता था, केवल रॉयल डायनेस्टीज नहीं। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि वंशावलियां केवल राजा महाराजाओं की लिखी जाती थी। अब ये बात मुझे तब सबसे ज्यादा खटकी जब मैंने रामायण पढ़ी। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि वंशावलियां केवल और केवल बड़े बड़े सम्राटों की, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लिखी जाती। ये सही नहीं है। यहाँ हर जाति समूह के अपने रिकॉर्ड कीपर्स थे, वंशावली मेंटेन करने वाले लोग। कुछ एक तो अपने परिवार में ही रखते थे, जो जहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और उनके पास सारे साधन हैं, तो वहां बड़े बुजुर्ग शुरू कर देते थे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। पर बाकी समाजों में बहुत बाकायदा हर जाति समूह के साथ जुड़े होते थे, जजमानी रिलेशंस के तहत वंशावली मेंटेन करने वाले लोग। जैसे भट्ट समाज, नट समाज, नट जो अब तो हम उन्हें देखते हैं गरीब फटीचर बेचारे सड़कों पर तमाशा दिखाते हैं, पर ये राज दरबारों में भी परफॉर्म किया करते थे। पर ज्यादा ये कि घुमंतु जाति थी ये। और जिन जिन गांवों में विशेष नट समुदाय का रिश्ता होता था, तो वो वहां की वंशावलियां वो रखते थे। अच्छा। आज वो बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, यानी आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कीपर्स थे, आज वो इतने बेचारे
बुरे हालत में अंग्रेजी शासन के दौरान इनको जब बदहाली की गई, आज फटीचर होके भिखमंगे बन के जी रहे हैं और सरकार ने उन्हें मोस्ट बैकवर्ड, अटरली बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का तमगा दे के कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपने इन सब जाति समूहों का एक तो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान तहस नहस किया, दूसरा जो इतिहास हमारे पास था उसकी परवाह नहीं की। अभी भी बहुत है रिकॉर्ड कीपर्स, और नतीजा ये हो रहा है कि केवल गरीब परिवार ही नहीं, जिनको पता ही नहीं दादा परदादा कौन थे, बहुत कम लोग जानते हैं। पहले 4 पीढ़ी तक, पहले तक मैं मानती हूँ सभी को लगभग पता होता था। तभी श्राद्ध होते हैं, पितरों का श्राद्ध इसीलिए किया जाता था कि आप जुड़े रहें उनसे। और आज की पीढ़ी में MA पास, PhD पास से भी अगर पूछो तो दादा नाना से आगे वो नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इस बात का मुझे बहुत तीखा एहसास, इस कमी का तीखा एहसास 2 बातों से हुआ। एक तो जब मैं रामायण पढ़ रही थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैंने देखा कि केवल श्री राम प्रभु राम ही नहीं, जिनकी वंशावली इक्ष्वाकु वंशावली हजारों साल पहले तक जाती है, इतनी डायनेस्टीज का वर्णन है और पुराणों में भी है, और पुराणों के आधार पर वो वंशावलियां आज हैं भी। कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस ने भी जो इंडिक लेंस से या अपने भारतीय लेंस से देखते हैं, उन्होंने भी वंशावलियों को इकट्ठा किया और पुराणों पर इतिहास का जो लेबल होना चाहिए। पुराण का मतलब ये नहीं कि माइथोलॉजी कुछ भी लिख दिया, दे ऑल हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जैसे रामायण इतिहास, यानी दिस इज हाउ इट हैपेंड, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। महाभारत इतिहास का हिस्सा है। वो सब जगहें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको रामायण या महाभारत में देती है। यू कैन एक्चुअली ट्रेस द होल रूट। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हजारों साल पहले, जबकि दुनिया के बाकी देशों में शायद लोग चिंपांजी बन के, यूरोप के लोग पेड़ों पे बंदरों की तरह कूदते रहे होंगे, क्योंकि लिखना पढ़ना तो उनका पिछले 2000 साल में ही शुरू हुआ। और जो लिटरेरी क्रिएशंस हैं, 14वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड में आपको लिटरेरी क्रिएशन मिलती हैं, उससे पहले है ही नहीं, चौसर, बनियन वगैरह। हमारे यहाँ हजारों साल पहले गजब के ग्रंथ, एपिक्स लिखे गए, जिनका आज भी कोई बराबरी नहीं कर सकता दुनिया में, और तभी भी आज वो जिंदा है। और उनमें वंशावलियां दी हैं, समय भी दिया है, भगवान राम किस वक्त पैदा हुए, क्या स्टार्स की, क्या ग्रहों की ग्रह दशा, कॉन्स्टलेशन क्या थी। आप कंप्यूटर पे जाके आज जो सॉफ्टवेयर हैं आपको बता सकते हैं ये कितने हजार साल पहले की बात होगी। डेटिंग तक हमने नहीं की उनकी। जैसे भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे हैं, वो पूरा बताया हो रहा है कि इनका कब अब देहांत होने वाला है, कितने दिन बाद होगा, और ये किस दिन ये हुआ, महाभारत किस दिन शुरू हुआ, या श्री कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ, या हर चीज का इतनी बारीकी से कि आज आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास गूगल सॉफ्टवेयर वो देते थे लिखने वाले, यानी इतनी बारीकी से। बिल्कुल। और हम हैं आज कि अपना इतिहास तो क्या, परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या उसकी उठक बैठक रही, पता ही नहीं। जैसे मैं पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली से, अच्छा, और मेरे मेरे पिता लाहौर की पास उनका गांव था, उनके आउटस्कर्ट्स पे, तो वो लाहौर पढ़ते थे, वहां से आए। मेरी नाना का परिवार पेशावर में, एक उनका घर हुआ करता था हेडक्वार्टर, और एक कश्मीर में सेकंड होम था उनका, और मेरे नाना स्टेट सब्जेक्ट थे। अब पार्टीशन हुआ जब, तो मेरे पिता का परिवार तो बिल्कुल उजड़ के आया ही, 3 कपड़ों में, बिल्कुल बदहाल फटेहाल रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। और मेरे नाना का परिवार, क्योंकि उस वक्त श्रीनगर में था, अपने
समर होम में, तो वापस जा ही नहीं पाया क्योंकि वहां दंगे हो गए। फिर श्रीनगर में भी कबायली हमला हो गया, तो एट द निक ऑफ टाइम उनको एयरफोर्स ने लिफ्ट किया श्रीनगर से, नहीं तो मेरी माँ का परिवार पूरा कत्लेआम हो चुका होता। अब वो सब लुट पुट के आए, रेफ्यूजी कैंप्स में रहे, उन्होंने नया जीवन स्टार्ट किया। अब मुझे ना बचपन से ये होता था कि हमारे यहाँ ना भारत में आप जानते हैं कि रीजनल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, क्षेत्रीय और जाति की आइडेंटिटी, बिरादरी की आइडेंटिटी, किस गांव में पैदा हुए, ये सब बहुत अहम हिस्सा है हमारी ओवरऑल इंडियन आइडेंटिटी का। इनफैक्ट यू कांट बी एन इंडियन विदाउट बीइंग अ महाराष्ट्रियन और अ पंजाबी, विदाउट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लैन, कास्ट, जाति, व्हाटएवर। ये इन सब ने जोड़ के रखा था समाज को। और मुझे जब बचपन में ही मुझे याद है, कोई पूछता था वेयर इज योर फैमिली फ्रॉम, अब मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या जवाब दूं। अब जवाब, जिनके परिवार अच्छे से रूटेड रहे हैं तो वो तो कह सकते हैं जी हम मुजफ्फरनगर के पास फला गांव है, वो हमारा पुश्तैनी था, या तमिलनाडु के इस कस्बे से हम आते हैं, वो हमारा होम टाउन है या वो हमारा विलेज है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती थी, तो मेरा जवाब हमेशा होता था मेरे पापा लाहौर से उजड़ के आए, मेरा माँ का परिवार पहले पेशावर से उजड़ा, फिर कश्मीर से उजड़ा, फिर दिल्ली में रिफ्यूजी बन के आए और उनका यहाँ शादी हुई तो मैं फिर दिल्ली में पैदा हुई। पर मैं कभी अपने को दिल्ली वाली तो नहीं कह सकी। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले जो यहाँ सदियों से रहे हैं वो हमको दिल्ली वाला नहीं मानते, वो हमें पंजाबी रिफ्यूजी मानते हैं या कश्मीरी रिफ्यूजी मानेंगे। तो मैं दिल्ली वाली भी नहीं बन पाई, तो मैं हूं क्या, कौन हूं, ये मुझे बचपन से ही बहुत अखरता था। फिर धीरे धीरे इसका एहसास कि इसका नतीजा क्या हुआ, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, आपकी धार्मिक आइडेंटिटी, मतलब सब कुछ आप सोचिए खत्म, एक झटके में उन्होंने उजाड़ दिया। अब मैं अगर पाकिस्तान जाऊं तो मैं इंडियन बन के जाती हूँ, हालांकि मेरा वो एंसेस्ट्रल लैंड है, जो वहां बैठे हैं हमारे घरों को उजाड़ के, जो उनको ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, वो तो यहाँ से बहुत से गए, है ना। तो कहीं के भी ना होने का जो दर्द और एहसास, ये मुझे बहुत सालों से, क्या दशकों से अखरता रहा था। और मैंने एक्चुअली इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को भी, और जो मेरे मित्र रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनको ये सुझाव दिया था कि हम बहुत बात करते हैं, हमें अपना इतिहास डीकोलोनाइज करना है। कैसे करना है पता होना चाहिए ना। अब ये पर्याप्त नहीं है कि ये जी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने ये कहा, ये ठीक नहीं है, अब ये ठीक है। उसको सिद्ध करने के लिए काम ही नहीं किया, कि करने दिया ही नहीं जाता, क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कई बातें कहना। यहाँ तो सरतन से जुदा हो जाता है अगर जरा भी ऐसी बात कर दो जो किसी को अखर गई कि। तो पार्टीशन रेफ्यूजीज, आप देखिए किसी ने अपनी कहानियां, एक खुशवंत सिंह या अमृता प्रीतम, एक दो को छोड़ के, पार्टीशन रेफ्यूजीज ने ना कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी एक्सपीरियंशियल कहानियां नहीं लिखी। आप गूगल सर्च करिए अगर ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर या कुछ भी कश्मीर के बारे में कुछ भी करेंगे तो आपको केवल और केवल JKLF, यासीन मलिक और जो भी वहां की तंजीमें रही हैं उनके साथ क्या अन्याय हुआ, शेख अब्दुल्ला के साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई या उसने क्या क्या, वो मिलेगा। कश्मीरी हिंदुओं का इतिहास की किताबें नगण्य नहीं है। आप सोचिए, अभी की बात करें जबकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सारा आपको गूगल भरा मिलेगा, लाखों एंट्रीज मिल जाएंगी। अगर आपको 5 किताबें भी मिल जाएं कश्मीरी हिंदुओं के बारे में या जम्मू के डोगराओं के बारे में, तो आपको हैरत होगी, है नहीं उनके साथ क्या हुआ, किस माहौल में जिए,
कैसे इस्लामीकरण हुआ कश्मीर का, और कैसे अब हो रहा है जम्मू प्रांत का इस्लामीकरण, कुछ नहीं पता ही नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो मुझे लगा कि लेफ्ट राइट वाली जो हिस्टोरिकल डिबेट्स चलती हैं, गाली गलौज करने वाली, एक दूसरे को नेम कॉलिंग होती है, उससे बेहतर है। और दूसरा ये हमारे लिए चैलेंज है कि जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन सारे हैं जिन पे इस्लाम का बहुत भारी प्रभाव है, वो सब अधिकतर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड के ये विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और उनकी मेथोडोलॉजी से, उनके एजेंडा के अनुसार चलते हैं, और इसीलिए अधिकतर बहुत हिंदू बैशिंग बन जाते हैं। हमें जो आज लगता है ना कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं, हम पिटते भी हैं, मरते भी हैं, गालियां हमें खानी पड़ती हैं। तो मुझे ये लगा कि उनके साथ बेवजह टकराव नहीं करते, उनको इग्नोर करने का क्या तरीका है। जैसे मैंने जो भी अपना एज एन एकेडमिक, एज ए प्रोफेसर इतिहास का काम किया, या और जो भी इश्यूज पे मैंने काम किया, मेरा एक बड़ा सिंपल तरीका था। उन्होंने इन कामों पे कुछ किया ही नहीं है, मैं ही पहली कर रही हूँ। जैसे खाप पंचायतें मेरी जो किताब है, किसी ने लिखा ही नहीं था, आई एम द फर्स्ट वन डॉक्यूमेंटिंग क्या हुआ इनके साथ, कितना झूठा नैरेटिव बना के इनको ऑनर के लेंगे वो करके सिद्ध किया। तो आई एम राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे उनका रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं फैक्ट्स, तथ्य खोजती हूँ। तो इसी प्रकार मुझे लगा कि यदि हम हिस्ट्री बॉटम अप करना शुरू करें, हर परिवार की कहानी, आपके परिवार की कहानी, मेरे परिवार की कहानी, मैं खोज के रिसर्च करके, जैसे वंशावलियां होती थी, जैसे हरिद्वार में पांडा होते हैं, वो सैकड़ों वर्षों तक का आपका इतिहास बता सकते हैं कि कौन आपके वंशज कब यहाँ आए थे, वो क्या करते थे, कहाँ से आए थे। तो ये जो सोर्सेज हैं, चाहे आपके परिवार के अंदर सोर्सेज हैं, या कम्युनिटी में जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास सोर्सेज हैं, या जो भी डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स से सोर्सेज हैं, कई किस्म के सोर्सेज हैं, वो हमने अपनी वेबसाइट पे पूरा रोड मैप दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अपना इतिहास लिख रही हूँ या आप अपना इतिहास लिख रहे हैं, तो कोई इरफान हबीब या रोमिला थापर आके मुझे नहीं कह सकते नहीं नहीं ये नहीं, तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं कहूंगी मेरे जीवंत है, मेरे पूर्वजों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, और उनका जो अनुभव रहा है पिछले इतने सैकड़ों सालों में या इतने दशकों में। आप कौन होती है चैलेंज करने वाली? आई डोंट नीड टू रेफर टू यू, यू आर इररेलेवेंट। तो वो सब हिस्टोरियंस जिन्होंने इतना विकृत किया है हमारे इतिहास को, वो सब इररेलेवेंट हो जाते हैं अगर ये माइक्रो हिस्ट्रीज हम इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। और लोग केवल इसलिए नहीं कि हमारे पास एक भारत की मैक्रो हिस्ट्री, ऑथेंटिक मैक्रो हिस्ट्री की फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाए, लेकिन इस पीढ़ी का अपनी पूर्वजों के साथ जुड़ाव होना शुरू हो जाए, जो इंटरजेनरेशनल डायलॉग हुआ करता था, जो ज्ञान परंपराएं एक दादा से पिता ने ली, पिता से आपने ली, ये इंटरजेनरेशनल हर स्किल पास हुआ करती थी। तभी तो देखिए हमारे वीवर्स, हमारे शिप बिल्डर्स, स्थपति जो इतने महल और मंदिर ऐसे ऐसे अजूबे बनाते थे, हमारी सारी प्रोड्यूस जो है, जो पारंपरिक ज्ञान था, वी वर द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर। जब तक वो आप दादा परदादा से ज्ञान प्राप्त करते रहे तो हिंदुस्तान विश्व गुरु था। कोई बेरोजगार नहीं होता था, कोई अनस्किल्ड नहीं होता था। यहाँ पीएचडी करके नौकरी नहीं मिलती, अब स्किल मिशन में चलो, सरकार 3 महीने का आपको स्किल देगी, ओरिएंटेड प्रोग्राम। इस पर आऊंगी मैम, मैं और डिटेल में आऊंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा जिस पहल पर आप काम कर रही हैं? क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं और हम सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं तो हम मास लेवल पर बात करते हैं। सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से कि मुझे वहां पर मारा गया तो वो जगह गलत है पे तो मैं थ्योरी नहीं बना पाऊंगी ना।
सिर्फ मधुकेश्वर की क्या स्टोरी है पे तो मैं जज नहीं कर पाऊंगी कि ये गलत हुआ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा। लेफ्ट राइट की बात अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। एक आदमी अपनी कहानी सुनाएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, दूसरा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हुए तो मास लेवल पर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपनी कहानी लिख के कहूँ जी मैंने अब सारे देश की कहानी लिख डाली, ठीक। मैंने केवल अपनी लिखी है। मान लीजिए मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ वहां से 1 लाख ऐसी माइक्रो हिस्ट्रीज आपको मिलती है, एक पैटर्न दिखेगा। अच्छा, फिर पता चलेगा। ये नहीं है कि ये डेफिनेट हो गया, वो तो करना ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप ज्ञान की तलाश में, चाहे अपने इतिहास का ज्ञान हो, तो ये कभी नहीं करना चाहिए फुल स्टॉप। देयर आर नो फुल स्टॉप्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा। ओनली डॉट डॉट डॉट। Always ask the next question। कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है कि ये जी ये तो कुरान है, इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला जा सकता, ये तो बाइबल है, इसको अब आप बदल नहीं सकते। हमारे तो आप देखिए रामायण के कितने वर्जन्स हैं। लेकिन अब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, हम तो सीख सकते हैं लेकिन सामने वाला ना सीखे। मैं कह रही हूँ पहले आत्मज्ञान, हमारी ज्ञान परंपरा में आत्मज्ञान को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, और वो ही खत्म हो गया। अब हो क्या रहा है, हमारा आत्मज्ञान कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से आ रहा है। वो हमें बताते हैं तुम तो स्त्रियों को जलाते थे, तुम तो ये थे, तुम तो बंदर थे, तुम तो भालू थे, तुम तो अत्याचारी थे। हम कहते हैं हाँ हम तो थे, सॉरी, अब हम मॉडर्न हो जाएंगे, अब हम अंग्रेजों से ह्यूमन राइट सीखेंगे, अब हम अंग्रेजों से विमेन्स राइट सीखेंगे। वो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज रही हैं। इतना अत्याचार जहां भी देखे वेस्टर्न पावर्स गई हैं, आप देखिए उन्होंने जेनोसाइड ही की है। अंग्रेज अमेरिका में गए तो जो वहां के नेटिव इंडियंस थे पूरा जेनोसाइड कर डाला। कभी किसी अफ्रीका में गए तो आपको पता है वहां स्लेवरी को कैसे उन्होंने पुष्ट किया, कभी इंसानी दर्जा दिया ही नहीं। जेनोसाइड्स की करोड़ों अरबों लोगों को मारते गए अपना आधिपत्य, और वो हमें ह्यूमन राइट्स सिखाना चाहते। वो फिर से हावी हो रहा है लेकिन वेस्टर्न कल्चर। वही तो मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान में भारत में भी स्त्रियां सोचती हैं वो लिबरेट तभी होंगी परिवार तोड़ दें और वेस्टर्न फेमिनिस्ट की तरह मी माइन। बिल्कुल सही, माई बॉडी माई राइट। तो मैं कहती हूँ एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी? आपके पिता का हक नहीं है आपको कुछ कहने का, आपके भाई का, आपकी माँ का, नानी दादी, जो आपके सबसे शुभ चिंतक ज्यादा हैं। जब कुछ ज्यादती होती है तो फिर आप थाने भागती हैं, तब आप थाने भागते हैं। जब माई बॉडी माई राइट है तो थाने क्यों भागती हैं? वो क्या लगते हैं आपके थाने वाले? आप संभालिए, फिर क्यों सरकार को कहती है कानून बनाओ? ये माई बॉडी माई राइट वाले को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए फिर, क्योंकि आप परिवार तोड़ के ना पिता की माननी, ना माता की माननी, ना भाई की माननी, जो समाज तोड़क आ रही है वहां से आइडियोलॉजीज, वो तो अपना परिवार तोड़ ही चुके हैं बुरी तरह से। अब उनका फेल्ड फॉर्मूला हम पे हम लागू करके सोचते हैं हम लिबरेट हो जाएंगे, मॉडर्न हो रहे हैं, लिबरेट हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे। तो जो ये जो आइडियोलॉजी आई है वो इतिहास के क्षेत्र में भी, सोशियोलॉजी में भी, पॉलिटिक्स में भी, हमारी इकोनॉमी में भी, सभी चीजों में। अभी आप देखिए आज के जो हेल्थ फूड्स माने जा रहे हैं वो सब मेरे दादा दादी नाना नानी वो रोज खाते थे। बिल्कुल सही बात। उनको खत्म किया आपने, तबाह किया। ये गंदी गेहूं, केमिकल इन्फेस्टेड गेहूं आपने जबरदस्त थोपी लोगों पे। फिर अब आप कहते हैं मिलेट्स, वो जब 5 रुपए किलो मिलेट मिलती थी, बेचारा किसान उगाता था बिना केमिकल्स के, बहुत पौष्टिक थी। आपने कहा नहीं, आप ये चावल उगाएंगे, इसमें ये पेस्टिसाइड करेंगे, इस तरह आपकी फसल बढ़ेगी। जहर खिलाया आपने। सारी ज्ञान परंपरा जो खेती की थी, गाय आधारित खेती थी, वो आपने खत्म की। और हम सोचते हैं हम बड़े मॉडर्न हो गए। और जब भारत उन ज्ञान परंपराओं से चलता था, चाहे खेती करता था, आप जानते 18th सेंचुरी तक भी जो साउथ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं दिखाते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल थी भारत की खेती में, वो 8-10 गुना ज्यादा थी जापान जैसे
देशों से भी बहुत ज्यादा थी। और इसीलिए कहा जाता था एक गांव 36 कलाओं से संपन्न होता है। एक गांव को स्थापित करने के लिए 36 कलाओं की जरूरत होती है, कुछ 64 भी कहते हैं। यानी किसान जो है 36 किस्म के सुनार, लोहार, बढ़ई, वैद्य, गांव के पुलिस चौकीदार, कितने किस्म के ज्ञान परंपरा फलती थी, आर्टिजन्स फलते थे, स्थापति मतलब आर्किटेक्ट्स, कितने किस्म के जो 36 कलाएं कहते हैं वो सब, उसमें म्यूजिक, डांस, मंदिर में ये सब चलना। आज गांव में आपको एक अच्छा बढ़ई नहीं मिलेगा। गांव गांव जैसे रहे ही नहीं अब। गांव गांव पहले तो गांव में घुसते फील ही नहीं आता कि गांव में आ गए, कोठियां सब तो तबाह कर रहे हैं। तो ये ज्ञान परंपरा छोड़ के आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपकी मानसिक गुलामी का जो स्टेटस बना लिया हमने, और डिसोरिएंटेशन ऐसा है कि ये फोन हाथ में लेके हम सोचते हैं हम अफलातून बन गए। और 70% से ज्यादा टाइम हमारा यूथ पोर्नोग्राफी पे बर्बाद कर रहा है फोन लेके। ये नहीं कि ज्ञान उपलब्धि के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो संस्कार विहीन बने, क्योंकि अपनी परंपराओं से रिश्ता तोड़ा। मैम कैसे वापसी पर आ सकते हैं? मतलब हर कोई तो नहीं बैठेगा आप दादाजी के साथ अपने, क्योंकि बीच में इतना ज्यादा गैप आ गया है कि लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो गए हैं। आप नोएडा, दिल्ली, जितने भी एनसीआर सिटीज में जाएंगे, बहुत रेयर आपको ज्वाइंट फैमिलीज मिलेंगी। ज्वाइंट फैमिलीज तो गांव में पीछे छूट गई हैं। तो कैसे बच्चे संस्कार पाएंगे? पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, जैसा कि आपने कहा, बच्चे एडल्ट चीजें देख रहे हैं फोन पे, या क्या देख रहे हैं इसे क्या पता चाहिए। मतलब क्या देख रहे हैं, गंद है, क्या देख रहे हैं? जो अडल्ट भी देखता है ना, मेरा अगर कोई रिश्तेदार बेटा या भाई देखे, मैं उसको घर में खाने ना छुप के देखेगा, कौन निकल जा, फिर कोई बात नहीं, मैं घर में ना रहने दूं अपने घर में ऐसे पुरुष को जो पोर्नोग्राफी देख के स्त्रियों से रिश्ता बनाता है। आई वुड नॉट। देखिए कैसे होगा। अब ये सब मान रहे हैं कि जो सिस्टम अभी चल रहा है ये फंक्शनल तो नहीं है, परिवार टूट रहे हैं ना। बिल्कुल परिवार टूट रहे हैं, बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं। बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही आप देख रहे हैं ड्रग्स, जो पहले अमेरिका यूरोप में शुरू हुआ, अब हमारे भी बच्चे 12-12, 13, 14 साल के बच्चे स्कूल में कॉलेजेस में, सेक्स, रेप कल्चर, सेक्स कल्चर जिस तरह हो रहा है। तो घर आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, माँ काम करने गई है, पिता कहीं और नौकरी कर रहे हैं। इट्स अ डिसफंक्शनल सिस्टम। इस पीढ़ी के बाद परिवार नाम की चीज बचेगी नहीं अगर हम जगते नहीं है। और मेरा मानना है कि परिवार कहलाने लायक ही नहीं है जिस परिवार में माता पिता की, बूढ़े माता पिता की जगह नहीं। इंटरजेनरेशनल को एग्जिस्टेंस जहां नहीं है, वो परिवार ही नहीं है, वो टूटने के रास्ते पे चल ही पड़ा है। तो आपको या तो ठीक है भूल जाओ, जैसे अमेरिका में किसी को पता नहीं कौन चाचा कौन मामा, कोई रिश्तेदारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनकी शादियों में भी ना 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ अभी भी 500-1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी फिर भी है सेंस। आज भी लोग पूर्वजों के नाम भले ना जानते हो, श्राद्ध तो अधिकतर करते हैं, यानी एहसास है उसकी अहमियत का। तो मुझे लगता है कि शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी। जैसे खुल के अपने को हिंदू कहना भी लोगों को शर्म आती थी, तभी तो नारा दिया था किसी जमाने में वीएचपी ने, से इट विद प्राइड, आई एम अ हिंदू। क्या था हिंदी का इसका है, ऐसा ही कुछ था, समथिंग गर्व से कहो। हाँ। बताओ, हिंदुस्तान में रह के गर्व से कहो हिंदू। मेरे को भी हैरानी होती थी, तो शर्मसार कौन कर रहा है। और मैं इसलिए भी कह सकती हूँ, मेरी परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के जो बहुत एलीट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ गए हैं, वो अपने को हिंदू कह के भी खुश नहीं है आज भी। आज ही मतलब एटलीस्ट धर्म का कुछ पता ही नहीं है, भाषा आती नहीं है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, हिंदी तक नहीं लिख पढ़ सकते, केवल अंग्रेजी आती है। क्या संस्कार, अंग्रेजी संस्कार विहीन भाषा है।
उसमें आ ही नहीं सकते। फिर तो वो और सेक्युलर जिस हुए। जिस घर में मातृभाषा को छोड़ के लोगों ने अंग्रेजी अपनाई है वो जल्दी टूटे। आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, आप देख लीजिए, वो न्यूक्लियराइजेशन जल्दी हुई है। न्यूक्लियराइजेशन के बाद अगली पीढ़ी खत्म, क्योंकि न्यूक्लियराइजेशन के बाद एक या दो बच्चे, एक कैलिफोर्निया में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, खत्म। वो क्या, किससे शादी कर रहा है, नहीं कर रहा, रिश्ते त्योहार सब खत्म। खत्म। कोई पड़ोस का नहीं रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बताइए, जब ये ऐसा माहौल है तो ऐसे में आपकी पहल कैसे काम करेगी? आप कैसे लोगों को जोड़ेंगी? क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने कहा ये ऐसे राइटिंग तो है नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे सब अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, वो थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जी, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे keshwarmemorial.org, ठीक है, आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो आप दिखा रहे हैं, तो उसमें हमने पूरा रोड मैप दिया है कि क्या क्या सोर्सेज रहे हैं हमारे समाज में। बाकी समाजों में ऐसा नहीं रहा। और सिर्फ रॉयल लिनिएजेस नहीं, हर समाज की अपने वंशावलियां रखने वाले लोग होते थे, वो रहते थे, तो अपनी अस्मिता का ज्ञान होता था। कोई अपने आप को, देखो 250 साल पहले, अंग्रेजी शासन से पहले, कोई शब्द नहीं था हमारे देश की वोकैबुलरी में कि मैं बैकवर्ड हूं, या तू मोस्ट बैकवर्ड है, या डिप्रेस्ड क्लास है, या शेड्यूल्ड है। ये अंग्रेजों ने थोपी, हमने मान भी ली। अब आप जानते हैं, जैसे पासवान समाज आज शेड्यूल कास्ट में आता है, बड़े खुश हैं और झंडा फहराते हैं सोशल जस्टिस का, क्योंकि उससे रिजर्वेशन मिल रही है। लेकिन अंग्रेजी शासन से पहले पासवान या बाबा साहब अम्बेडकर की जो महार, ये रजवाड़ों के सिपा सलार हुआ करते थे, आर्मी जनरल्स हुआ करते थे, फौजी हुआ करते थे। तो आज कोई हमारी इंडियन आर्मी के कैप्टन या मेजर को या कर्नल को कहेगा बैकवर्ड है तू? नहीं। अब रजवाड़े खत्म हुए, उनकी सेनाएं खत्म हुई, तो ये बेरोजगार हो गए और इसलिए नीचे गिरा दर्जा। अब इनको सिखाया क्या गया? हिंदू समाज ने तुम्हें बैकवर्ड किया। भाई नहीं, हमारे जब तक थे आप हिंदू समाज का हिस्सा, तब तक तो आप रजवाड़ों के जनरल्स थे। अब वो पासवान समाज भी, मैंने कईयों को कहा कि वो इतिहास तो लिखो जिनको पता है। अब वो जैसे ही करेंगे एक्नॉलेज, तो फिर वो रिजर्वेशन की जो जस्टिफिकेशन है वो खत्म हो जाती है। और जो दुराव आया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें तोड़ रही हैं, SC ST BC PC TC करके, वो खत्म हो जाता है। कैसे तोड़ेंगे अगर पता है कि ये हिंदू समाज की देन नहीं रही है, ये आक्रांताओं की देन रही है। कम से कम एहसास होगा तो उस पास से। आज ब्राह्मण भी अपने को SC का सर्टिफिकेट चाहता है, उसको भी OBC MC SC का सर्टिफिकेट मिल जाए, वो पैसे देके, लाखों रुपया देके खरीदने को राजी। ये सब ब्रिटिशर्स काल में हुआ ना, उससे पहले इस्लामिक काल में भी हुआ है। देखिए, अब जो भंगी शब्द है, पता कहां से आया? कहते हैं अनटचेबिलिटी। हमारे यहाँ कोई अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, कोई अछूत नाम का शब्द नहीं है। कहाँ आया? उन सब कास्ट को, विशेषकर ब्राह्मणों को, जिनका या तो सर तन से जुदा करके उनके माउंटेन्स बनाए जाते थे, उनके स्कल्स के, आपको पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी, उनसे मैला उठाने का काम किया, करवाया। तो धर्म भंग करने के साथ इस्लामियों ने, हाँ ठीक है, उन्होंने जिनका इस प्रकार धर्म भंग किया, वो भंगी बन गए। अब किसी से आप मैला उठवाओगे, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे जो पुरातन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, नालंदा के, तक्षशिला के, या जो भी हमारे पुराने शहर थे, राखी गढ़ी, जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स थे ड्रेनेज के और वेस्ट कलेक्शन और जाने के। सर पे मैला उठा के कोई नहीं जाता था, जानबूझ के उठवाया गया, जबरदस्ती उठवाया गया। और जो शहर भी बने ना इस्लामियों के दौरान, तंग गलियों वाले कभी नहीं हुआ करते थे हमारे पुराने शहर। इतने तंग गलियों वाले, और इतना असुरक्षा का माहौल होता था कि लोग बाहर
रहने से डरने लगे। तो अंदर तंग गलियों वाले शहर जैसे वाराणसी में आप देखेंगे, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में आप देखेंगे, ताकि बाहर से कोई ना आ सके, गेट लगा दो, घुड़सवार जिस तरह आते थे बाहर से कत्लेआम चले करने, है ना। तो अंदर ही, घर के अंदर ही मेला करना भी पड़ा। पुरानी दिल्ली के सभी घरों में छोटे छोटे घर, और उसी में मेला कर रहे हैं। फिर वो भंगी उठा के, मेरी तो मेमोरी है बचपन की, सर पे उठा के ले जा रहे हैं। अब हमने तो ये नहीं किया था, हमारे पुरातन शहर में कहीं आपको कोई भंगी जाति नाम है नहीं। चर्मकार मिलेंगे, यानी जो, जैसे बाटा शू कंपनी भी तो चर्म का काम ही करती है ना, वो तो एंटरप्राइज है कि डेड एनिमल से आप लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हो। आप गरीब नहीं हो सकते उससे, क्योंकि लेदर प्रोडक्ट्स तो हर जगह चाहिए, हर एक को चाहिए। हमें कोई भंगी नाम शब्द नहीं था, पर आया। अभी क्या ये हिंदू समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज के मत्थे मर दिया जाता कि इन्होंने किया। जब कोई आधार तो बताइए, कोई पुरातन ग्रंथों में से, पुराणों में से, हमारे किसी से। अब रामायण में ही आप देखते हैं, श्री राम जब जा रहे हैं तो किन किन से मिल रहे हैं? निषाद राजा, भाई समान मिलते हैं। हर एक रास्ते में जो भी है, गले मिलके उनको, शबरी माँ है ना, उसके जूठे बेर खा रहे हैं। तो क्या भी रहा होगा, विषमता कैसी भी रही होगी, विषमता ऐसे में थी नहीं। जो विषमता थी नहीं, जिन्होंने विषमताएं पैदा की, वो आज हम पे लादते हैं। अब पर्दा प्रथा नहीं थी। अगर आप पुराने आर्किटेक्ट देखिए, ये रात की शादी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था। देवियों की मूर्तियां देखिए, कितना बॉडी का सेलिब्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। घूंघट में, चार दीवारी में करके, फिर कहते हैं हिंदू समाज तो स्त्रियों के विरोध में रहा है, इसने तो स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रखा है। किसकी मजबूरी से उठा ले जाते थे आप लड़कियों को? इसलिए पर्दे में रखना पड़ा, इसलिए भ्रूण हत्या शुरू हुई लड़कियों की, उठा ले जाते थे। बुर्का भी इसलिए होता है क्या? वो उनका प्रॉब्लम है। वही, उन्हीं से तो सवाल पूछती हूँ बुर्के को लेके, तो वो कहते हैं आपके यहाँ भी तो घूंघट प्रथा है। हमारी तो मजबूरी से आई, हमारी नहीं थी उससे पहले घूंघट। आपने कभी राधा को ऐसे घूंघट में, अभी की फिल्मों में होगा, राधा ना बोले ना बोले ऐसे कर रही है, वो नौटंकी वाले डांस, ये थे नहीं हमारे। हमारे भारतनाट्यम जो हमारा पारंपरिक है, कथक मुगलों के समय आया, जिसमें ये अदाएं हैं। अच्छा अच्छा। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी देखिए, ये हमारा है सब अपना। ये सारे पुराने जितने दक्षिण भारत में बचे हुए हैं, वहां कहीं घूंघट का कोई सवाल ही नहीं है, पर्दा प्रथा का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारे आर्ट देखिए ना, देवी देवताओं की नहीं, स्त्री का जो रूप है, स्त्री शक्ति, वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसको घूंघट में रखने का मतलब ही क्या है? देवी का जो कॉन्सेप्ट है, जब देवता असुरों को डिफीट करने में अक्षम्य हो जाते हैं, तो वो माँ दुर्गा के पास आते हैं, देवी बचाओ, और वो करती है सहाय। और द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फेमिनिन इन द हिंदू ट्रेडिशन इज दैट शी इज द पावर दैट मूव्स द एंटायर यूनिवर्स। तो उसको पर्दे में रखेंगे, उसको पीटेंगे, उसके साथ बलात्कार करेंगे। आप बताइए, तो बलात्कार कहाँ आपको मिलता है? छोटी बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं। आज के दिन द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसलिए नहीं कि तुमने हमारा राज्य छीन लिया, इसलिए कि द्रौपदी के अपमान के लिए। सीता का अपहरण हुआ था, रेप भी नहीं हुआ था, अपहरण हुआ था। ऐसा नहीं राम ने किया ठीक है 5-6 और पत्नियां मिल जाएंगी, राजकुमारियां मर रही हैं मेरे से शादी करने को। कितने विपरीत अवस्था में जाके उन्होंने युद्ध किया। अब देखिए दोनों एपिक्स में स्त्री के साथ जिसने अभद्रता की, उसका अपमान का बदला ये हमारा समाज नहीं सहता था। और जो चुप भी रहे दरबार में, चाहे भीष्म पितामह, उनको लताड़ा जाता है कि काहे के गुरु आप रहे? भीष्म पितामह आपके सामने ये हुआ, आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि उनको भी माफ कर दिया गया या उन्होंने कहा जो मैंने किया ठीक है क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतिहास को जानेंगे, सिर्फ लार्जर इतिहास को नहीं।
एक और लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हूँ, फिर आप पूछिए। अब देखिए महाभारत में कितने दूर दूर से सब जातियां आती हैं कौरवों और पांडवों के साथ लड़ने। उसमें नागा भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, अफगानिस्तान के, कहां कहां से आते हैं। ये सब जातियां इस्लामी काल और अंग्रेजी काल से पहले अपनी अस्मिता, अपना कल्चर, अपना रहने का ढंग संग, अपनी पूजा पद्धति, अपने कपड़े पोशाक सब बनाए रखे। पिछले 100 सालों में जहां जहां अंग्रेजीकरण फैला है, कन्वर्जन हुए हैं, अब कोई नागा को नागा कह सकता है? वही फटी डेनिम की जीन्स, वही बाल जो अमेरिकन फैशनेबल झल्ले मुल्ले टीनेजर्स करते, सारे के सारे नशेड़ी गिटार बजा रहे। क्या नागा क्या रहा कोई? कुकी क्या रहा कोई? क्या रहा आपका कल्चर? कख नहीं। और आप सोचते हैं कि आप हमसे लड़के अपना कल्चर बचाएंगे? आपने तो तबाही कर ली कन्वर्जन करके। हाँ, तो किसी ने उनको नहीं कहा तुम हिंदू बनो या शिव के भक्त बनो या कृष्ण भक्त बनो या ये कपड़े उतारो वो। इन्होंने कपड़े भी उतार दिए, इन्होंने भाषा भी बदल दी। आज कितने नागा हैं जो अपनी भाषा में लिख सकते, अपना इतिहास जानते? कख ने। तो आप देखिए ना, हमने हजारों साल तक इंटरफेयर नहीं किया किसी के साथ, सब अपने ढंग से जिए। अब 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि आपने जैसे माता सीता का जिक्र किया या द्रौपदी का जिक्र किया, और अगर हम उसे आज से कंपेयर करेंगे तो फिर कुछ लोग हवाला देंगे कि उस वक्त महिलाएं भी तो दायरे में रहती थी, सुनती थी, मर्यादित रहती थी। आज कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, माय बॉडी माय रूल्स पे भी हम बात कर रहे थे, तो ये डिफरेंस हो सकता है। देखिए मर्यादा में तो हर एक को रहना चाहिए, वो चाहे पुरुष भी क्यों ना हो। पुरुष रहता है मर्यादा में तो स्त्रियां रह सकती हैं। जिस घर के बेटे निरंकुश हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं है कि बेटियां फिर अंकुश में रहेंगे। तो वहां पे अगर लड़का माँ बहन की गाली दे रहा है, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे घरों की लड़कियां भी फिर वर्कर बन रही हैं, 10-10 अफेयर्स कर रही हैं। आज एक बॉयफ्रेंड है, तीसरे दिन तीसरा है, कुछ पता नहीं, 10-10 अबॉर्शन हो जाती है, 30 साल तक पहुंचती नहीं है, 25 साल तक पहुंचती नहीं है, इतनी अबॉर्शन हो जाती हैं, ना पिता की सुननी ना भाई की सुननी। तो अंकुश में यानी मर्यादा में रहना, मर्यादा बहुत अहम शब्द है। इंसान तो क्या, जानवर भी मर्यादा में रहते हैं। कभी आपने देखा किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते को मार के उसका मांस खाते हुए? मर्यादा है ना, मर्यादा है। आप इंसान ही है जो वो मर्यादा भी भूल गया और इंसानों को काट के बच्चों का खा करके खा रहा है कई केसेस में तो ऐसे भी। और रेप, कभी जानवरों में आपको रेप नहीं मिलेगा, चेज करते हैं, पर रेप नाम की चीज नहीं है। तो मर्यादा है ना। और विवेक इसीलिए दिया ईश्वर ने, मर्यादा में रहने। समाज रह ही नहीं सकता अगर मर्यादा ना हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि सरकार कानून बना दे, मेरे पिता का कोई हक नहीं है मुझ पे, सरकार कानून बना के मेरी सुरक्षा का इंतजाम करे, भले ही मैं ऐसी ऐसी बेहूदगी वाली हरकतें करूं। जैसे आप रेव पार्टीज में जा रही हैं, फार्म हाउस पार्टीज में जा रही हैं, अनजानों के बीच में, वहां शराब भी है, वहां ड्रग्स भी हैं, रात रात भर चल रहा है वहां। या फिर एक जेंजी एक्ट्रेस कह दे कि मैं अपना पल्लू गिरा दूं तो कोई शुगर डैडी मिल जाए, शुगर डैडी मिल जाए। तो आप बताइए ऐसी महिला को कौन सम्मान की नजर से देखेगा? तो वो तो चाहिए अपने लिए, है? वो चाहेगी अपने लिए सम्मान। सम्मान मिल ही नहीं सकता, उसका सगा भाई भी उसको सम्मान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आप ये बात मानती है मैम, एक लड़की सूट में खड़ी है, कायदे से खड़ी है, इज्जत से खड़ी है, और एक लड़की शॉर्ट्स में खड़ी है, सिगरेट पी रही है, एक आदमी जब दोनों को देखेगा तो उसका नजरिया अलग होगा। आप मानती है प्रैक्टिकल है? होना भी चाहिए। जो महिला ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें स्पष्ट मैसेज है, नोटिस मी आई एम सेक्सी, ड्रूल ओवर मी, लार टपकाओ देखो मेरी, जो इस मैसेज, वैसे आप नग्न अवस्था, हमारी तो ऐसी भी संत महिलाएं रही हैं, महादेवी अक्का,
या लाल देड़ कश्मीर की, जो निर्वस्त्र घूमती थी कि ईश्वर के आगे वस्त्रों की क्या जरूरत है। समाज ने उनको भी देवी माना, देवी का दर्जा दे के पूजनीय माना। रॉयल कोर्ट्स में वो एडवाइजर्स के रूप में माँ देवी अक्का तो काम कर उनको बुलाया जाता था। हमारे समाज में स्त्री को इस्लाम के आने से पहले तक जो दर्जा था उसमें ये नहीं कि महाभारत हुआ, वहां महाभारत में भी आपको दिख जाएगा, है ना कुछ लोग जो अभद्रता करते हैं। रामायण में भी रावण दिखता है ना, पर रावण का पुतला जलाया जाता है, उसको हीरो नहीं माना जाता। और पूरा समाज उसके वध को सही मानता है, सेलिब्रेट करता है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट धारणा रही और सोच रही कि गलत को गलत और सही को सही। हीरो नहीं बनता। आज तो बॉलीवुड के हमारे आधे से ज्यादा हीरो क्या बोले, सड़क छाप बिहेवियर करके सोचते हैं हम बड़े अफलातून बन गए। वो छिछोरापन जो फैला है हमारे यूथ में, तो तबाह करने वाला हमारे एजुकेशनल क्यूरिकुलम संस्कार विहीन शिक्षा दे रहा है और परिवार से तोड़ने की सीख दे रहा है। कानून ऐसे बन रहे हैं जो सारे परिवार को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। लेकिन मैम, आपको लगता है पुरुषों के लिए भी कानून आने चाहिए? कानून से कुछ नहीं होता है हमारा सब। मैं बताऊं, ये मेरी आंख की देखी बात है। जिन जिन मोहल्लों में भी जहां क्लोज निट सोसाइटी है या गांव है, जहां ये बड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ये मेरी आंख के देखे हुए अनुभव है, ये बड़ा है कि गांव की बेटी, सबकी बेटी, सबकी बहन, इसके साथ कुछ गलत किया तो काला मुंह करके गधे पे घुमाए और गांव से निकाल देंगे। ये इसको कहते हैं सोशल पुलिसिंग, समाज की पुलिसिंग इसको कहेंगे, सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। ये जो मूर्ख फेमिनिस्ट हैं ये कहेंगे, ओ यू वांट मॉरल पुलिसिंग बाय नेबर्स, यू वांट मॉरल पुलिस। सो आपको ये थाने वाली पुलिस बड़ी अच्छी लगती है, जो जिनको घूस दे दो तो वो रेपिस्ट के साथ हो लेंगे, वो मर्डरर को छुड़वाने में पूरी मदद कर देंगे। कम से कम समाज ये तो नहीं करता था, क्योंकि सबके सामने ये सब बातें उजागर होती थी। सजा भी देनी है तो समाज बैठ के इकट्ठा तय करता था कि ये इसने गलत किया है, इसको रोकना हमारा सबका सामूहिक फर्ज बनता है। बिल्कुल, तब लोग संयम में रहते हैं और सामाजिक नियंत्रण खत्म होता है। तो आप देख लीजिए, अच्छे से अच्छा, गंदे से गंदा, कड़े से कड़ा कानून बना लो, समाज दिशा विहीन रहेगा। वो ही नहीं, कानून को तोड़ने में मदद पुलिस करवाएगी आपकी, भ्रष्ट है। अदालतें 25-30 साल तक आपके लटकाएंगे। वकील जो घूस दे देता है जज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा वकील केस जितवा सकता है। सीधा साधा मैं कहूं कि देखो मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अपना केस खुद आर्ग्यू कर लूंगी, कोई चांस नहीं है मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए बड़ा वकील, है ना, नामी ग्रामी, कोई जो भी तथ्य हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अदालतों में न्याय देने की क्षमता नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूं। जब ये अदालतें आई थी, आप देखिए उस वक्त क्या क्या बातें गांधी तक ने कही कि समाज को तोड़ने वाली। और हमारे समाज में मेरे पेरेंट्स की पीढ़ी तक तो ये पक्का था कि शरीफ लोग थाने और अदालतों के चक्कर नहीं काटते, और जब तक नहीं काटते थे घर में, परिवार में सुलझते थे मसले भाइयों के। अब क्या है, सगे भाई कत्ल करने को तुले हुए हैं, थाने पे भागते हैं। छींक मारी नहीं, थाने में एफआईआर दर्ज करनी है, और 10-10 साल, 20-20, 30-30 साल सगे भाई से लड़ाई कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बात समझते हैं, हमने केस जीत लिया अपने भाई से। तो समाज ऐसा नहीं होने देता था। सही बात है। और जिन समाजों में आज भी वो जिंदा है, जैसे मारवाड़ियों में बड़े से बड़े बिजनेस डील्स मारवाड़ी समाज मौखिक कर लेता है। अच्छा, आज भी मौखिक करोड़ों का लेन देन, बढ़िया। क्योंकि किसने गड़बड़ की, उसकी बेटी के साथ कोई नहीं ब्याहेगा, उसका हुक्का पानी बंद। यही अपने आप में बड़ी बात है।
जब तक ये था ना, और जिन समाज में आज भी है, वो आपस के रिश्तों में इस तरह के घपले नहीं करते, और जो सोचते हैं कोर्ट कचहरी, वो सही को गलत, गलत को सही बना के बिल्कुल बिल्कुल। अंधेर। अच्छा, एक मुद्दे पर हम आज बात करने के लिए आए थे, लेकिन आप जब सामने हो तो इतनी सारी बातें हो जाती है। एक वाइंड अप करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले 2-3 सवाल हैं। जो पहल आप कर रही है मैम, मैं तो मोटे मोटे तौर पर जितना समझ पाई, अपने संस्कारों को जाने, परिवार को जाने, जमीन से जुड़े, जो घर टूट रहे हैं उनको बचाने में बहुत हद तक मदद होगी। आपको नहीं लगता ये काम सरकार को करना चाहिए? ना, नहीं। देखिए, अब ध्यान से सुनिए, हमने शिक्षा का सरकारीकरण किया तो लाखों करोड़ों की फौजें तैयार हो गई, अनएम्प्लॉयबल लुम्पन यूथ, जो नौकरी के लायक नहीं। बीए एमए छोड़ो, पीएचडी नौकरी के लायक नहीं है, इंजीनियरिंग डिग्री लेके घूम फिर रहे हैं, चपड़ासी की नौकरी नहीं मिल रही। ये सरकारी शिक्षा, सरकारीकरण शिक्षा का हुआ। तो हमने अपने वन संपदा का सरकारीकरण होने दिया कि जंगल सरकार के हैं, तो जंगल लुप्त होते जा रहे हैं। और देखिए ना, हिमालय पर्वत को खोखला कर दिया, क्योंकि ये सरकारी है। नदियों का सरकारीकरण किया। वो नदियां जो पूजनीय थी, आज सारे शहर का मैला, हमारे घर का मलमूत्र, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी माँ गंगा, माँ यमुना में जा रहा है। कौन कर रहा है? ये सरकार। ये नदियों का सरकारीकरण हुआ। जब तक समाज के हस्तक्षेप में नदियां थी, जब तक शिक्षा समाज के हस्तक्षेप से, गुरुकुल चलते थे, पूरा गांव सपोर्ट करता था, और गुरु को किसी को डिनाई नहीं होती थी वो शिक्षा। कोई भी जाति का है तो कोई एम्प्लॉयड नहीं रहता था, क्योंकि आपके माँ पिता के जो पेशे हैं उसमें जो हुनर पुश्तैनी चला आ रहा है। एक पुश्तैनी किसान जो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं दे सकते, डफर हैं। सारे देश के सॉइल को जहरीला बना दिया है जो सरकारी ट्रेंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, पूसा इंस्टीट्यूट में बैठे, या हमारे स्वामीनाथन जी जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा की। जिस भी चीज का, हेल्थ का सरकारीकरण हुआ तो आप देख लीजिए क्या हालत है। वो वैक्सीन लगाई जा रही हैं जो आपके अंदर सारा इम्यून सिस्टम तबाह कर दे। और एलोपैथिक जो ग्लोबल माफिया है, फार्मा माफिया, उसने कहर मचाया हुआ है। वो दवाइयां दी जा रही हैं कि वो एक चीज को ठीक करने के नाम पर 5 और आपके ऑर्गन तबाह करती हैं। डायबिटीज की दवाई, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप सोचिए, आप रोज स्लो पॉइजन कर रहे हैं, उसमें इलाज है ही नहीं। आयुर्वेद को आपने तबाह किया। जब तक इस देश की ज्ञान परंपरा के साथ जुड़े थे तो ये बीमारियां भी नहीं थी। हमारी मिट्टी इतनी जहरीली नहीं थी, हवा इतनी जहरीली नहीं थी, नदियां जहरीली नहीं थी। आज आप पांव रखने लायक नहीं है गंगा माता, उसका आचमन तो क्या ही करेंगे। मैं तो नहीं करती, मैं तो वेट करूंगी उस जन्म का जब गंगा मां सही में एक पावन नदी के रूप में बहेगी। अब तो सारे शहरों का मैला ढो रही है, तो क्या बचा? ये सरकारीकरण है। तो सरकार नहीं ये काम कर सकती। समाज जब जिम्मेदारी सारी की सारी सरकार पर, वो भी ऐसी सरकार जो अंग्रेजी हुकूमत के सोच से बनी हुई सारी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उन्होंने कोर्ट का स्ट्रक्चर दिया, वो जो पुलिसिंग सिस्टम वो छोड़ के गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन वो छोड़ के गए, जो शिक्षा पद्धति में कॉलेज की वो छोड़ के गए, हम उसके इतने मुरीद बन गए कि गुलामी वो चलाए जा रहे हैं। मतलब मानसिक तौर पर गुलाम अभी भी हैं हम? ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा। 19वीं शताब्दी में इतने टॉल इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हमारे देश में, अंग्रेजी शासन काल ने भी। आज कोई भगत सिंह नहीं पैदा होने वाला, आज कोई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में पैदा हो ही नहीं सकता। वो कम्युनिज्म ने बुद्धि भ्रष्ट ऐसी कर दी, वो चिट्ठी ठीक ठाक लिख ले कोई बंगाली में तो बहुत बड़ी बात है। कोई इंटेलेक्चुअल आउटपुट नहीं आ रहा, कोई उन सारे प्रांतों से जहां इतने बड़े बड़े टॉल बिल्कुल फिगर्स निकले।
आज ये जो सरकारीकरण जिस जिस क्षेत्र का हुआ है, हेल्थ का, एजुकेशन का, आपके परिवार पद्धति कैसे चले, जब से हुआ है, इनके कानूनों से आपका फैमिली स्ट्रक्चर होगा, कौन बाप किसको क्या दे वो सरकार तय करेगी, त्राही त्राही मचेगी। जब तक ये चीजें समाज तय करता था ना, कोई भाई भाई का खून नहीं करता था प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि सामाजिक वहां पे नियंत्रण होता था कि ये जायज है, ये जायज नहीं है, सबको पता होता था जायज और नाजायज। तो अंधेर गर्दी इतनी नहीं थी, ज्यादती होती थी, ये नहीं मैं कह रही हूँ परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो भगवान को भी 16 कला या 64 कला संपूर्ण नहीं माना गया। इम्परफेक्शन रहेंगी हर समाज में, पर हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी, जो ग्लोरी थी, वो तो तबाह कर दी ना आक्रांताओं ने, और आज की सरकारें पूरी तरह से उस गुलामी को ढो रही हैं। तो जितना मौजूदा सरकार भी मौजूदा सरकार भी हर सरकार, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? इन लोगों के लिए कहते हैं कि 2014 के बाद वापस से अपनी संस्कृति पर काम कर रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। मंदिरों का सरकारीकरण कैसे कह सकते हैं? हिंदू समाज छाती पीट पीट कर कह रहा है हमारे मंदिर वापस दीजिए, हमारे मंदिरों का पैसा आप मस्जिदों को दे रहे हैं, हमारे मंदिरों का पैसा आप चर्चेस को दे रहे हैं, उनको जमीनें दे रहे हैं। सरकार के ब्यूरोक्रेट्स का कोई मतलब नहीं है पॉलिटिशियंस का मंदिरों में बैठ के। आप कह रहे हैं सेक्युलर सरकार, या तो फिर मस्जिदों को भी अपने अंडर चलाओ, बिल्कुल चर्चेस को चला के दिखाओ, फिर मानेंगे। केवल हमारे ऊपर ही शिक्षा, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बन के अपने जहरीली आइडियोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं अपने मदरसों में ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में उनका क्यूरिकुलम देखो तो आपकी ना रूह कांप जाएगी, कैसी कैसी पुस्तकें हैं इसमें। एमयू में भी मैंने तो पिटिशन दी थी कुछ उनकी पुस्तकों का हवाला देते हुए योगी जी को, उन्होंने कुछ शुरू भी की थी इन्वेस्टिगेशन। क्या था मतलब मैम? वो मैं आपको भेज दूंगी, उस पर फिर कभी करना पड़ता। अच्छा, इतनी विभत्स पुस्तकें कि मैंने कहा ना आपकी रूह कांप जाएगी। वो पढ़ाया जा रहा था? हाँ हाँ, करिकुलम में। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बड़े स्कॉलर्स हैं जिनकी वो हैं इस्लाम, तो वहां नहीं। हमें रामायण महाभारत पढ़ाने का हक नहीं है, जिसने किसी का भला नहीं बुरा नहीं कहा। जो पुस्तकों में यह है कि ये काफिरों को कत्लेआम करना तुम्हारा फर्ज है, वो पढ़ाई जा सकती है। माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर हिंदुओं को, अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देना, ऐसे ऐसे महान ग्रंथ जिसका बराबरी आज भी दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं कर सकता, वो पढ़ाने की। क्योंकि जो मुस्लिम चाहते हैं कि दीनी तालीम हम दें, उनके साथ सेक्युलर वाले भी तो आ जाते हैं ना, वो ओरिजिनल हिंदुओं के साथ नहीं आते हैं। सेक्युलर नहीं है, वो बिकाऊ है। टेक इट फ्रॉम मी। अमेरिका में भी तो यही हो रहा है ना, क्लिंटन और ओबामा, ये सब बिकाऊ पॉलिटिशियंस ने कैसे अमेरिका को खोल दिया उस वहां के रास्ते। आज इस्लामीकरण यूरोप का जिस तेजी से हो रहा है, इंग्लैंड का ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं वहां पर, आईएस का, तालिबान का झंडा लहराएगा बहुत जल्दी उनकी पार्लियामेंट पे और उनके बकिंगम पैलेस पे, जिस तेजी से वो कब्जा कर रहे हैं। तो भारत में भी ऐसा कोई खतरा आपको नजर आता है? हो चुका है। कहाँ हो चुका है? कहाँ नहीं हो चुका? मतलब कैसे? आपकी शिक्षा आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। वो कॉमा फुल स्टॉप भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं शामिल होने देते। 5 इस्लामी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, इंक्लूडिंग मौलाना आजाद, जो मदरसा पास था, उसने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा था, वो एजुकेशन मिनिस्टर सबसे शुरुआत वाले जी। और आज भी जिस चीज पर वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, अब ये देखिए ना, योग, सूर्य नमस्कार नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बताइए क्या लॉजिक है इसके पीछे? पर लॉजिक नहीं चाहिए उनको, आपको ह्यूमिलिएट करना है, कन्वर्ट करना है। उनका खुला एजेंडा है, देखिए उनका खुला एजेंडा है 2047 तक भारत का पूरा इस्लामीकरण खुला है। वो संकोच भी नहीं करते। उनके बच्चे बच्चे ये यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं भाई भाई
एक मंदिर यहाँ ना बचेगा इस्लामीकरण का, खुला एजेंडा है। एक हिंदू नहीं बचेगा अगर कन्वर्ट नहीं होता, एक मूर्ति नहीं मिलेगी। पहले भी लाखों मंदिर खंडित कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, आज भी लड़कियां उठा रहे हैं वो जिहाद के नाम पे। पर कुछ हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आती मैम। हिंदू मेरी शिकायत उनसे है, नाम के हिंदू। देखिए यही मैं कह रही हूँ, संस्कार विहीन शिक्षा, परिवार से शिक्षा का हक छीन लिया। जिन जिन बच्चों ने ज्ञान अपनी दादी नानी से लिया हो, जैसे मैं, बिल्कुल, अगर मान लो मैंने माँ पिता ही नहीं नानी दादी से भी लिया, मेरे नाना दादा का या मेरे पिता का जो पार्टीशन अनुभव रहा, उससे मैं कुछ सीखने को अगर तैयार हूं तो मैं ये मूर्खता नहीं करूंगी। पर जो उसको झुठलाते हैं कि की फर्क पैंदा है, तो वो तो अगर एक बेटी घर की उठा ली, वो कहेंगे दूसरी भी ले जाओ, साथ में दहेज भी देंगे। यह हाल है पुरुषों के, हिंदू पुरुषों के दिमाग का इस्लामीकरण जो हुआ है वो बहुत घातक है। उसका सबसे बड़ा, मैं अगर उदाहरण बोलूं, माँ बहन की गाली। माँ मतलब वो व्यक्ति जो बहन का रक्षक मान के राखी बंधवाता है, उसके मुंह से कैसे निकल सकती है की गाली? माँ जो पूजनीय मानी जाती है, शब्द कैसे निकल सकता है और कैसे झेलते हैं? और ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं पता इसका क्या है। वो मैं जब रोकती हूँ कहते अरे मैडम ये तो पंक्चुएशन है, ये लाइटली आपको कोई कह रहा है कि आप अपनी माँ के साथ, और पर ये इस्लामिक किताबों में जायज माना गया है ना। वो जो मैंने जिनका जिक्र किया था, मैं आपको वो दूंगी पिटिशन, उस पर कभी करिए। बिल्कुल, इस पर तो मैम करेंगे डिटेल में। देखिए आज मैं तो दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगी कि मैम ने अभी एक पर्टिकुलर टॉपिक चुना था, फिर भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, लेकिन इस पर हम जरूर करेंगे। सबको इस पे आप इंस्पायर कीजिए कि वेबसाइट पे जाएं, समझिए कैसे आप अपने इतिहास से, अपने परिवार से, अपने शहर के, गांव के इतिहास से जुड़ सकते हैं। और पूरा साल है आपके पास, इसीलिए हमने उस मेहनत को देखते हुए जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, फर्स्ट प्राइज जो है एक्सेप्शनल ऐसे का 1,01,000, उसके बाद जो है अगला है 51,000, फिर है 31,000 और 25,000। यही कि आप मेहनत करें, 7-8 महीने आप देंगे। हाँ, और इसमें कोई जरूरी नहीं डिग्री वाला हो। अच्छा, आप 70 साल के हैं तब भी ठीक है, और आप 17 साल के हैं और आप जानते हैं और मेहनत करके जुटाने को तैयार हैं तो भी वेलकम है। और हिंदी और अंग्रेजी में शुरुआत हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे एआई आसान कर देगी अनुवाद भारतीय भाषाओं से, तो हम फिर और भाषाओं में भी खोल देंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम जो पहल आप शुरू कर रही हैं। और बाकी जो भी पूरे पहल पर अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट होगी। हो सकता है ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू जब तक मैं आप तक पहुंचाऊं अनाउंसमेंट हो चुकी हो, लेकिन अभी मे बी मैम ये 20 के बाद अपलोड हो, मे बी ऐसा हो सकता है, कोशिश रहेगी कल हो जाए। हम ये 19 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैम, और उसी के साथ मैं खत्म कर रही हूँ। बस छोटा सा सवाल ये कि आपको कहा जाता है कि आप मोदी आपको बहन मानते हैं, क्या ये बात सच है? क्योंकि जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे कई आर्टिकल्स में ऐसा मिला। ये बात अगर सच नहीं है तो फिर ये आर्टिकल क्यों वायरल होती है? मैं उन्हें नरेंद्र भाई कह के बुलाती थी, क्योंकि जब देखिए मेरा भाजपा से या मोदी जी से दशकों तक कोई संपर्क नहीं था, ना मैं कभी भाजपा की वोटर रही, ना मैं कांग्रेस की रही। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से सदैव ही नफरत रही है, तो मैं अपने को बचा के चलती थी। पर रिश्ते, जैसे कांग्रेस के बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, इसी प्रकार कुछ भाजपा के लोग भी बहुत सम्मान से, मानुषी जो संस्था हमारी और पत्रिका थी उसको बहुत प्यार से सम्मान से देखते थे, तो उनसे अच्छे रिश्ते थे। अब ये जो मैंने मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, मैं चाहूंगी आप दिखा दो। बिल्कुल, ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि 10 साल तक मैंने देखा ये फॉरेन फंडेड एनजीओस, जिनको मैं नीचता की पराकाष्ठा मानती हूँ और देशद्रोही मानती हूँ। मेरे सारे दोस्त ही हैं, मित्र ही रहे हैं, जो शुरू हुए थे मानुषी के माध्यम से, सामाजिक इश्यूज में जुड़ने से,
फिर वो जैसे जैसे ये फॉरेन फाउंडेशंस के पैसे लेते गए तो धर्म विरोधी, देश विरोधी हरकतें उनके फटाफट आ गई, क्योंकि पैसे इसीलिए वो देते हैं। तो ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज ने मुहिम चलाई थी मोदी के खिलाफ, ही नहीं कि गुजराती हिंदू फासिस्ट हो गए हैं। गुजराती हिंदूज ने कत्लेआम किया है 2002 के बाद, 2002 में। 2 में। और इतने साल चला ये मुहिम, और ये कि गुजराती हिंदू फासिस्ट है, मोदी को वीजा नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे हिंदू समाज पे कलंक लगा दिया। तो 10 साल तक जब ये चला, और क्योंकि मैंने बहुत से हिंदू मुस्लिम दंगों का पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किया, कर्फ्यू के दौरान भी बहुत से दंगों का, 1984 दंगों का भी मेरी रिपोर्ट बहुत फेमस है, तो मैंने कभी नहीं देखा था कि चीफ मिनिस्टर को आप कह रहे हैं कि इसको वीजा नहीं मिलना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। किसको याद भी नहीं रहता कि बॉम्बे के राइट्स जब हुए थे तो चीफ मिनिस्टर कौन था। तो इसके पीछे क्यों पड़े हैं? इसके पीछे पूरा इंटरनेशनल गेम प्लान था, दोनों तरफ से। अच्छा। अभी मुझे तब वो इंटरनेशनल गेम प्लान का इतना नहीं मालूम था, वो बाद में पता चला। तो मैंने तय किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई मोदी ने क्या मुसलमानों का सहार किया। तो मैं 6 महीने तक गुजरात के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में विशेष कर गई, इंटरव्यूज ली, सैकड़ों इंटरव्यूज, सब रिकॉर्डेड। 2013 में, उस वक्त नहीं, ठीक है, 2013 में मैं तंग आ गई थी इनका तीसरा सेटलवाड़, हर्ष मंदिर, जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ कितने धूर्त हैं, मेरे मित्र रहे हैं, तो मैं तो जानती हूँ किस गहराई तक वो, किस नीचता तक वो उतर सकते हैं पैसे के लिए। तो मैंने तय किया, और मैंने जो पाया, जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है डे बाय डे की मोदी ने जितनी सपोर्ट मुसलमानों की की, अभी तो उसको कहते हैं ना मौलाना मोदी, ये तुष्टिकरण नहीं तृप्तिकरण कर रहा है, वो सब गुजरात में हो रहा था। तो मैं तो दंग रह गई। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट किया कि आप तो इसे फासिस्ट कहते हो, मुसलमानों का दुश्मन कहते हो, इसने जितना पैम्पर किया है मुसलमानों को आज तक किसी ने नहीं किया, और मुसलमान खुद कह रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। डे बाय डे उसने कैसे हैंडल किए राइट्स, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। और कितने हिंदुओं को गोलियां लगी जो पहले कभी नहीं लगती थी, कितने 50,000 के करीब हिंदू जेल में गए, उनमें से बहुत से निर्दोष थे, निर्दोष मरी गए, और कैसे निर्दोषों को फंसाया तीसरा सेटलवाड़ जैसे लोगों ने, वो सारा डॉक्यूमेंट किया मैंने। वो किताब है मेरी। और उसमें जब मैंने सारा लेखा जोखा ले लिया गुजरात का घूम घूम के, तो फिर मैंने मोदी जी से कहा अब मैं तैयार हूं आपके साथ इंटरव्यू करने को। तो करीब 16 घंटे की मेरी रिकॉर्डेड मोदी जी के साथ इंटरव्यू हुई। 16 घंटे ओवर टाइम, एक ही दिन में नहीं। एक दिन गए 2 घंटे, 2 घंटे से कम नहीं मैं लेती थी समय, और मैं उस वक्त होते थे। तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने टाइम दिया। उस वक्त उनको कोई सुनने को भी तैयार नहीं था, मेरी किताब भी कोई छापने को तैयार नहीं था, तो मुझे खुद छापनी पड़ी मानुष के माध्यम से, अपने पैसे से। कोई रिलीज करने के लिए वेन्यू नहीं मिल रहा था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने बुकिंग करने के बाद कैंसिल की, गांधी पीस फाउंडेशन ने बुकिंग करने के बाद कैंसिल की। जहां गए तो फिर राम जेठमलानी के घर में बुक रिलीज हुई थी। ये हाल था उस वक्त, मोदी जी के प्रति इतनी नफरत। तो मैंने क्योंकि पहली खड़े होके बुलंद आवाज में कहा कि ये झूठ है, तो लोगों ने सोचा कि ये तो बस दरबारी बन जाएंगे, अब आए हैं। मुझे दरबारी किसी का भी नहीं बनना था। तो आप मानेंगी, मैं एक प्रति भी मोदी जी को दिखाने नहीं गई, लेके नहीं गई, जो अमूमन लोग करते हैं। अमूमन करते हैं फोटो। आप एक फोटो नहीं, मैंने जो मोदी की इंटरव्यू भी किया, आप मेरी शक्ल कहीं नहीं देखोगे, मैं ही कैमरा के पीछे हूँ, जवाब दे रहे, मेरी आवाज से आप पहचान जाओगे। मैंने एक फ्रेम में कभी उनसे ना सेल्फी मांगी, ना ली, ना कोशिश की। किताब निकली तो मैंने एक कॉपी देने भी नहीं गई, ताकि ये कोई ना सोचे कि मैं अब जी थैंक यू करवाना चाहती हूँ। वो दैट वाज द कॉल ऑफ माय कॉन्शियंस। वो अलग बात है कि मोदी जी ने अलग ही गुल खिलाए बाद में, तो दिल बहुत दुखा। तो मुझे अच्छा ही लगा कि मैं पीछे पहले से ही हट चुकी थी। क्या गुल खिलाए मैम, मतलब? हाँ, क्या गुल खिलाए? वो छोड़ो, अभी वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा टाइम बहुत से काम मैंने 2-3 वीडियो किए हैं मोदी से मोह भंग की।
इस पे बाकायदा 2-3 हाँ, क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे मिक्स रिस्पांस मिले। यहाँ तारीफ हो रही है, यहाँ विरोध हो गया। तो पहले तो मुझे लगा शायद आप नीति का विरोध और समर्थन करते हैं, जो अच्छा लगेगा वो अच्छा, जो बुरा हाँ वो बुरा, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी आदमी। आज भी है। फिर भी लोग डुअल नेचर ले लेते हैं कई बार कि पहले विरोध करते ये थे। जो मूर्ख बात, इनको राज्यसभा हाँ, चाहिए थी, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। मुझे राज्यसभा ऑफर हो चुकी थी, मुझे कांग्रेस की हुकूमत के दौरान भी ऑफर हो चुकी थी। वीपी सिंह ने मुझे विमेंस कमीशन के चेयरमैनशिप ऑफर की थी। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार ने मुझे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कहा अपना सीवी भेजो, मैंने नहीं भेजा। मुझे सरकारी तंत्र से, आप मानिए, बहुत नफरत है। वहां बैठ के आप रह ही नहीं सकते, नहीं, ईमानदार नहीं रह सकते। अच्छा, संभव ही नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती। और मेरी फितरत में, मेरे स्वभाव में झूठ बोलना या झूठ पे पर्दा डालना नहीं लिखा, तो मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने सरकार से बड़े बड़े नए कानून बनवाए हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए, उसमें सहयोग मिला यूपीए सरकार का। बट लड़के कि आप जो कर रहे हो गलत है, ऐसा नहीं कि चमचा बन के उनसे पैसा नहीं लेना, सरकार से पैसा नहीं लेना, फॉरेन फंड नहीं लेना, ये उसूल रहा आपका। उसूल रहा 1978 जब मानुषी की शुरुआत हुई तब से। तो जब मुझे सरकार से ना पैसा चाहिए ना कोई ओहदा चाहिए, मोदी जी के पास है क्या मेरे को देने को जो मैं पहले ना नहीं कह चुकी? कुछ भी नहीं है उनके पास। और मुझे चाहिए तब नहीं चाहिए था, अब तो कोई सवाल ही नहीं होता। आप बताइए ना, इसको कहते हैं पंजाबी में या हिंदी में एक कहावत है, गाजरों के पीछे खोजा, यानी अपना रोजा तोड़ना किस लिए? गाजर पे मन फिसल गया, ये नहीं कि कोई बिरयानी पे। तो ये क्या भी दे देते, क्योंकि वो सब मुझे बहुत छोटी उम्र में ऑफर हुआ था और मैंने मना किया। उसके एविडेंस है मेरे पास कि मैं खुल के कह रही हूँ किसके माध्यम से मेरे को। लेकिन कहते हैं बड़े लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों भारी पड़ती है, कभी ना करना आपको भारी पड़ा? अरे ये सारा सोशल मीडिया का जो बॉट्स हैं और भाजपा की जो टीम है सोशल मीडिया वाली, अमित माल जी, बिल्कुल इतना चमचागिरी करते थे मेरे, जब तक कुछ नहीं बने थे, कुछ नहीं बने थे, मेरी जान खाते थे। जरा जाओ ना, मिल लो ना मोदी जी से, अमित शाह से, प्लीज उन्हें कहो ना मुझे ये। मैंने कहा मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं तेरे लिए क्यों मांगने जाऊं? लंबे लंबे फोन कॉल, मिलके जाओ ना जाओ। अरे भिखमंगों की तरह मुझे। और जैसे ही इसको मिल गया, इसका हुलिया ही बदल गया, हुलिया ही बदल गया। और एक दो बार इसने मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे समझ आ गई कि कोई जरूरत नहीं है, पहले खुद करते थे भाई जान। और सवाल ये है कि इतना मेरे खिलाफ इसने, देखो सबसे बड़ी उसकी डिफीट क्या है? कुछ नहीं मिला, 1-2 पैसे का गंद मेरे खिलाफ, नहीं तो नंगा करके बाजार में मुझे परेड कर देता। केवल ये इसको राज्यसभा चाहिए थी, उसका कोई प्रूफ दे दो कि मैं कभी, अच्छा कभी भाजपा के ऑफिस में किसी ने मुझे देखा है? नहीं देखा होगा। किसी उनके फंक्शन में देखा है? नहीं देखा होगा। बल्कि जिस फंक्शन में मोदी जी के आने की संभावना है मैं जाती नहीं जाती नहीं, कि गलत फहमी भी ऐसे भी करने का मौका नहीं आया। 1-2 बार गई मैं जब ये प्रधानमंत्री बने कुछ इश्यूज को लेके, पर मुझे लगा ये सीरियस नहीं है तो मैंने छोड़। जैसे एक सबसे पहले इशू था, मैं 21 बड़े नामों के एक पिटिशन लेके गई थी, फॉरेन फंडेड एनजीओ को बैन कर दो। अच्छा, कब की बात है? 2014 में। ठीक है, तुरंत ही गई थी। ठीक है। और 21 बड़े नाम थे उसमें जिन्होंने सिग्नेटरीज थे। मैं तो 1978 तो नहीं, 1980 के दशक से जब ये फॉरेन फंडेड एनजीओ बहुत मजबूत होते गए तब से उनसे मेरी दूरी बनी और मैं उनके खिलाफ मुहिम चलाती गई। उनके हर कानून के खिलाफ मैंने लिखा, उनकी हर आई वाज द ओनली वन जो पंगा ले रही थी, मैं उसको टक्कर दे रही थी, फेमिनिस्ट को, लेफ्टिस्ट को। यही है ना फॉरेन फंडेड ज्यादा। तो मैं मोदी जी के पास गई थी कि इनको बैन कर दो। ये देखिए कितना हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने गुजरात दंगों को लेके भी पूरा इंटरनेशनली हमें डिफेम किया है, हमें राक्षसी रूप में पेश किया है।
और ये नहीं कि यही पहली बार किया है, ये हिंदुस्तान का, भारत का यही चित्रण करते हैं कि हम बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, स्त्रियों को मारते हैं, जलाते हैं, शूद्रों के साथ, दलितों के साथ, मतलब फेक नैरेटिव्स खापों के साथ। ये भी शक्ति वाहिनी एक क्रिश्चियन एनजीओ है जिसने खापों के खिलाफ वो अच्छा, दी थी। शक्ति उसका सारा चिट्ठा पत्रा, पूरी किताब है मेरी, उसमें सारा चिट्ठा पत्रा, कितने करोड़ों रुपया उनको मिला खाप के खिलाफ पिटिशन डालने के बाद। पहले उनको 70-80 लाख मिलता था अगर सालाना, तो करोड़ों में आ गया, अब तो गिनती भी नहीं है। तो इनके विरोध में मैं अकेली लड़ी हूं इतने दशकों तक। तो मैंने सोचा मोदी जी तो समझ जाएंगे। मुझे हैरानी हुई जब भाजपा के कुछ लोगों ने कहा, मधु तुम तो पागल हो, आरएसएस के लोग भी तो लेते हैं फॉरेन फंडिंग, बीजेपी के भी तो लेते हैं। फिर तो मोदी जी ने एफसीआरए खोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी फंड ले सकती हैं इमरजेंसी के मतलब विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कानून बदला, पहले पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती थी। अच्छा, कांग्रेस की हुकूमत ने जो कानून पास किया था उसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती थी। और मैंने जो पिटिशन दिया था मोदी जी को, उसमें यही कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं। ये जो आपने किस नाम जो दिए थे, या जो एनजीओ, सारे एनजीओ फॉरेन फंडेड एनजीओ सेटअप इसलिए हुए हैं कि हमारी सारी पॉलिटिकल इकोसिस्टम पे हावी होके अपने मन मर्जी के कानून बनवा रहे हैं। और जो कानून बनवाता है, जो लॉ कमीशन को हुक्म दे सकता है, लॉ मिनिस्ट्री उसके कदमों पर हाजिर होती है, उसके हुक्म सुनती है। तो इससे ज्यादा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई करता नहीं। इलेक्शंस में ये दुष्प्रचार करते ही हैं, तो इनको बैन करो। अब मुझे क्या पता था कि मोदी जी ऐसा कानून पास करने वाले हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कानून आज तक कभी नहीं ऐसा पास हुआ होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी चाहे फॉरेन फंडिंग ले सकती। कांग्रेस ने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि वो भी ले रहे थे और इनके खिलाफ, दोनों पार्टीज के खिलाफ हाईकोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी कि इन्होंने एफसीआरए के कानून के खिलाफ जाके फॉरेन फंडिंग दी है, तो उन्होंने कानून ही बदल डाला। तो उसके बाद अब मैं मोदी जी की बहन बनूं कि दादी बनूं? हैं, क्या बनूं? सोचो, दीदी बनूं कि दादी? मैं तो दंग रह गई। तो इसलिए मैंने सोचा और भी दूरी बना लो। कभी कोई अच्छा काम करेंगे तो वाह वाही कर देंगे, पर अगर गलत करते जाओगे तो आलोचना भी होगी। एक आखिरी सवाल मैम, मैं आप इतना मतलब सवालों पे सवाल, बस आखिरी सवाल बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। मोदी जी ईमानदार नेता हैं? छोड़, पॉलिटिक्स में अगर कोई ईमानदार था, मान लो शास्त्री जी, उनका क्या हशर हुआ? कितने दिन उनको जीते रहने दिया? सच्चाई यही है, ऊपर जो भी पहुंच रहा है ईमानदार मीन्स के साथ पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहती, संभव ही नहीं है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में, यूरोप में किस किस्म के लोग आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां के नेताओं के बारे में। ये डेमोक्रेसी जो है गले का पत्थर है और इसने यूरोप को तबाह किया। हर समाज को, जहां भी ये तथाकथित मेजॉरिटी वोट पे आधारित डेमोक्रेसी के, ये इसने समाज तोड़े, परिवार तोड़े और सबसे भ्रष्ट गुंडा तत्व ऊपर बिठा दिए, जो नारे अच्छे देते हैं पर माफिया एलिमेंट्स के साथ मिलकर सरकारें चलती हैं अधिकतर। तो मैं डेमोक्रेसी के ही खिलाफ। इस सिस्टम में शरीफ लोग नहीं चुन के आ सकते। ये सुनकर राहुल गांधी आपको अप्रोच ना करें कि आप तो जो बात मैं कर रहा हूं लोकतंत्र की? नहीं, तो इनके परिवार वाले भी जीते तो कोई सही साधनों से थोड़े ना। नेहरू जी तो नहीं जीते थे, सरदार पटेल के फेवर में वोट्स गई थी, तो उन्होंने कैसे, अंग्रेजों ने गांधी जी को उनका कान मरोड़ा, कहा इसी को लाना है, ये हमारा बंदा। गांधी जी मान गए, तो ही स्टोल द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर तो
वो आरोप लगा रहे हैं ना कि वोट चोरी होती है। अब जेनजी तो इन्होंने जेनजी बदला चोरियां लेगी। की हैं कितनी। बैलेट बॉक्स ठूसे जाते थे, ये इन्हीं के काल में होता था। तो अगर वो दूध के धुले होते तो मैं अवश्य उनके साथ खड़ी हो जाती, पर दूध का धुला पार्टी पॉलिटिक्स में को रह नहीं सकता। डेमोक्रेसी सब ये ऐसा तंत्र है जो करप्शन और क्राइम को फैलाने में, समाज में बड़े पैमाने पे फैलाने में काम करता है। आप किसी भी गांव में पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बना लीजिए, गुंडा मैन्युफैक्चरिंग पार्टी शुरू हो गई। थाना ही, जो गांव दूर है ना थाने से बहुत दूर, कोई क्राइम नहीं होता वहां पे, लोग अपने घरों पे ताले भी नहीं लगाते। थाना लाइए गांव में, क्या बात है। तुरंत। और जिस भी शहर में जितने ज्यादा पुलिस थाने उतने वहां ज्यादा क्राइम, ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप बड़े आसानी से। बिल्कुल। तो देखिए, मधुकेश्वर मैम से बात की और मुझे लगता है 1.5 घंटा तो हो गया होगा, और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर कभी आऊंगी मैम, क्योंकि मैम के पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जो पहल वो कर रही हैं उसके साथ आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए। मैं वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो उनकी वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाकर उसे ऑन कीजिए, पढ़िए। एक एक कॉलम को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एट दी एंड अगर आप अपने 7-8 महीने दे रहे हैं तो प्राइज मनी भी इसमें रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एक बार फिर से। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा, कितना फैक्टफुल लगा, कैसी लगी आपको मैम की बातें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।